स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परम गुरु में। आज का वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास बहुत कम समय है। तो ये वीडियो है एक एक नंबर के जो 20 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और उसी के अंतर्गत इसमें प्रोज सेक्शन यानी पूरा जो लिटरेचर सेक्शन है, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, इसके अंतर्गत जो भी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनके अंतर्गत जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जितना भी एक एक नंबर का पोर्शन आता है लिटरेचर सेक्शन के अंतर्गत, वो इस वीडियो में आपका पूरा क्लियर होगा, पूरी तरह क्लियर होगा। तो लास्ट तक कंप्लीट वीडियो को देखना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। एक कंप्लीट वीडियो है पूरा जो आपको कंप्लीट पूरी तैयारी कराएगा। इसके अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं परम गुरु में। चलिए शुरू करते हैं। अब पहले हम लिटरेचर में अ लेटर टू गॉड चैप्टर से लेंगे जिसके लेखक हैं A.G.L. फ्यून्स। ठीक है, तो इसमें अपन उठाते हैं क्वेश्चंस और मैं डायरेक्ट यहाँ आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। सीधा मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो सही आंसर होगा उसको मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आप उसके आंसर को कवर कर सकें, कैचअप कर सकें, आपको टेंशन ना हो कोई भी। ठीक, समझिए गौर से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज द फ्रेज मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज सजेस्ट हियर अबाउट लेंचो। कि जो फ्रेज है जिसका अर्थ है मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो माने होता माथा, रिंकलिंग माने होता सिकोड़ना, अधिक माथे को अधिक सिकोड़ना, ये क्या सजेस्ट करता है हियर अबाउट लेंचो, लेंचो के बारे में ये क्या सजेस्ट करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सही। इसका जो ऑप्शन है, ही वॉज वेरी इरिटेटेड एंड एंग्री, कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और एंग्री था। आगे देखें, इसके बाद है आगे, वॉट वॉज द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स दैट द पोस्ट मास्टर एक्सपेक्टेड इन लेंचोज सेकेंड लेटर। कि वो मोस्ट लाइकली माने संभावित, जो सबसे ज़्यादा संभावित रिस्पॉन्स क्या था, उत्तर क्या था, जो पोस्ट मास्टर लेंचो के लेटर में एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था ग्रेटिट्यूड की और इलेशन की। ठीक, आगे देखें, अगला है, वॉट डिड लेंचो कंपेयर दैट द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। कि लेंचो ने लार्ज रेन ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी, उससे उसकी तुलना किससे लेंचो ने की। इसका आंसर अपन को देना है। तो लेंचो ने की थी न्यू कॉइन्स से। ठीक, जो सही आंसर है न्यू कॉइन्स से। आगे देखें, विच ड्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। कि कौन सी बूंदें थी, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, कि लेंचो के खेत में कौन सी फसल ग्रो हो रही थी, विकसित हो रही थी। तो जो फसल थी वो थी कॉर्न वाली फसल, अनाज की फसल। आगे देखें, वॉट वॉज द ओनली होप इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली। कि लेंचो के परिवार में, के दिलों में एकमात्र आशा क्या थी। तो पहला इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो है हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की सबको आशा थी उनके परिवार में। आगे देखें, बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ हाउसेस लोकेशन। कि हाउस की जो लोकेशन थी उसकी डिटेल्स पर आधारित, हाउ कैन इट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है सबसे अच्छे तरीके से। तो जो उसका घर था वो सॉलिटरी घर था, माने एकांत में था वो घर। क्या में था, एकांत में। तो इसका सही ऑप्शन है एक, सॉलिटरी। आगे देखें, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। वास्तव में अब बहुत बुरा होने जा रहा है, कि जो मौसम है बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन ने आश्चर्यपूर्वक ये कहा। तो व्हाट वाज लेंचोज इमोशन इन दिस लाइन। कि लेंचो की इस लाइन में क्या इमोशन है, क्या वो कहना चाह रहा है। तो वो टेंस्ड है, क्या है, तनाव में है, टेंस्ड। इसका सही आंसर होगा टेंस्ड। पिक द ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड एक्सपोज। कि वो ऑप्शन पिक करें जिसका जो अर्थ है एक्सपोज, जिसका मतलब हो। पिक द ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोज। एक्सपोज माने जो इनकरेक्ट हो इन चारों में से। यानी एक्सपोज माने होता है किस चीज़ को एक्सपोज करना, एक प्रदर्शित करना। तो डिस्प्ले माने प्रदर्शित करना, शो माने प्रदर्शित करना, अनकवर माने प्रदर्शित कर देना। तो मास्क माने होता है ढकना। तो यही उल्टा है जो इनकरेक्ट है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए,
वाई डिड लेंचो नीड मनी, कि लेंचो को पैसों की ज़रूरत क्यों थी। इसका आंसर अपन को देना है, लेंचो को पैसे की ज़रूरत क्यों थी। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, कि अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, हंगर से बचाने के लिए। हु रेड द लेटर सेंट बाई लेंचो, कि जो लेटर लेंचो ने भेजा था उसको किसने पढ़ा, तो उसको पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ठीक, द पोस्ट मास्टर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, ऑथर कौन है, तो G.L. फ्यून्स। आगे देखिए, वॉट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में वो क्या सोचता था, तो वो सोचता था कि वंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी ठगों के समूह हैं, ठग हैं वो, तो वंच ऑफ क्रूक्स आंसर हो जाए। वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप, कि वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड, कि लेंचो चकित क्यों नहीं था जब उसने लिफाफे में पैसा देखा, तो वो चकित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास भगवान का भरोसा था। ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि भगवान में उसका अनवेवरिंग फेथ था। अनवेवरिंग फेथ का मतलब होता है जो विश्वास कभी ना हटे, ठीक, दृढ़ विश्वास था। हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, कि कितना पैसा पोस्ट मास्टर सक्षम हो पाया, एबल हो पाया व्यवस्था करने में, तो 70 पीसॉस हो पाया था, तो आंसर है 70 पीसॉस। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर, कि लेंचो के लेटर को रिप्लाई करने का यानी उत्तर देने का पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड किया, तो इसका जो सही आंसर होगा टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, कि लेंचो का भगवान में जो भरोसा है उसको प्रिजर्व करने के लिए, कि उसका भगवान से भरोसा ना उठे, इसलिए उसने उत्तर देने की सोची। अब अगला आ जाओ, अब आगे जो है आगे देखते हैं। द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट, पोस्ट मास्टर जो था वो फैट, मोटा था, एमिएबल था, माने मिलनसार था, मैन, एमिएबल मैन था, मोटा था और एमिएबल था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल का मीनिंग क्या है, फ्रेंडली होता है एमिएबल का मतलब, ठीक। द फील्ड लुक्ड एज इफ माने होता है मानो, कि जो खेत था वो ऐसे दिखता था मानो इट वर कवर्ड विद, मानो ये ढका हो, काहे से ढका हो, कवर्ड विद सॉल्ट, मानो ये सॉल्ट से ढका हो, नमक से ढका हो। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, कि कहाँ से लेंचो आशा कर रहा था कि डाउनपोर, डाउनपोर माने होता है बौछार, पानी की तेज बारिश आएगी, कहाँ से वो आशा कर रहा था, तो वो नॉर्थ ईस्ट से आशा कर रहा था, उत्तर पूर्व से। आगे देखिए, अब दूसरा चैप्टर है प्रोज का, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये खुद नेल्सन रोहिलाला मंडेला ने लिखा है, ठीक। तो अब इसके चलते हैं, तो इसके क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हाट आर अ मेंस ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, कि व्यक्ति के जीवन में ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, तो दोनों होते हैं, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू पीपल, तो ए एंड बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो डी नंबर जो ऑप्शन है आपका, बोथ ए एंड बी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सिमिलर टू टेंडेंसीज, कि पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जो टेंडेंसी जिसका मतलब होता है उसके सिमिलर है, समान है। टेंडेंसी माने होता है प्रवृत्तियाँ, तो टेंडेंसी का दूसरा अर्थ होता है इंक्लिनेशंस, प्रवृत्तियाँ, समझ गए। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखें, व्हाट बिगेन मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम, किस चीज़ ने मंडेला की भूख बढ़ा दी स्वतंत्रता के लिए, तो बेटा द फैक्ट दैट, पहला ऑप्शन सही है, द फैक्ट, इस बात ने, फैक्ट माना होता है तथ्य, इस तथ्य ने उसकी भूख बढ़ा दी, दैट कि इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, कि जो स्वतंत्रता है उससे पहले ही उससे ली जा चुकी है, मतलब छीनी जा चुकी, टेक अवे माना होता है छीन लेना, इस जब उसको ये पता चला कि जो स्वतंत्रता है वही उससे छीन ली गई है, तो इस चीज़ ने उसकी भूख बढ़ा दी स्वतंत्रता के प्रति। व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, कि कौन सी रियलाइजेशन, कौन से अनुभव मंडेला ने किए ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, अपने बॉयहुड की जो स्वतंत्रता थी उसमें, मतलब अपने बचपन की स्वतंत्रता में उसने कौन से अनुभव किए थे, तो इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, उसने अनुभव किया कि ये मात्र एक भ्रम है, इल्यूजन माने भ्रम, जस्ट माने ठीक। आगे देखें, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, कि कौन सी चीज़ है, व्हाट कम्स क्या चीज़ है जो आती है, मोर नेचुरली बड़े स्वाभाविक तरीके से, टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के हिसाब से दिल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आती है, तो कौन सी चीज़ जल्दी आती है, तो वो लव है जो आती है, तो ऑप्शन जो है इसका आंसर वो लव है, ध्यान रखना।
हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए, चारों ऑप्शन नहीं दे पाया इसमें, लेकिन लव है इसका आंसर, ध्यान रखना। मंडेला सॉ अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लिमर माने होता है चमक, कि मंडेला ने मानवता की चमक देखी, इन किस में देखी, ह्यूमैनिटी माने होता है मानवता, किस में देखी, तो इसमें देखी वन ऑफ द गार्ड्स, जो गार्ड्स थे उनमें से एक में उसने मानवता की चमक देखी मंडेला ने। आगे देखें, अगला है अ मैन हु टेक्स अवे एनदर मैन फ्रीडम इज, कि वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है, टेक अवे कर लेता है, वो कौन कहलाता है, अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो घृणा का प्रिजनर बन जाता है, कैदी बन जाता है। वॉट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, कि मंडेला के हिसाब से कौन मुक्त नहीं है, तो दो लोग मुक्त नहीं हैं, ऑपरेसर माने जो दूसरों को दबाते हैं वे, और ऑपरेस्ड जिनको दबाया जाता है वे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। आगे देखें, अब चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनॉग्रेशन डे, इनॉग्रेशन डे कौन था, किस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, तो 10 मई को हुआ था। ठीक, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के हिसाब से व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, कि मंडेला के हिसाब से किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी वेल्थ संपत्ति क्या होती है, तो उसके लोग होते हैं, पीपल। whom डिड मंडेला वांटेड टू थैंक, मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे, तो मंडेला धन्यवाद देना चाहते थे अफ्रीकन पेट्रियट्स, अफ्रीका के देशभक्तों को, है ना। हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो और ज़्यादा एग्जिस्टेड नहीं थे, माने अब जो जीवित नहीं बचे थे, यानी जो विद्यमान नहीं थे, उनको वो धन्यवाद देना चाहते थे। अगला है व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पजेसेस, कि कौन से कलर्स थे जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग में थे, तो कौन कौन से कलर थे उसमें, तो इसका ए नंबर सही है, ब्लैक था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था, गोल्ड था, इतने कलर थे उसमें। ठीक, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, कि ऑपरेशन माने दमन की गहराइयाँ क्या क्रिएट करती हैं, तो क्या क्रिएट करती हैं, हाइट्स ऑफ करेक्टर, कि करेक्टर की ऊंचाइयाँ, ठीक, क्रिएट करती हैं, यानी जितना दमन होगा उतनी ज़्यादा ऊंचाई पता चलेगी। ठीक, हाइट्स ऑफ करेक्टर, ठीक, करेक्टर की ऊंचाई। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। वॉट अनइंटेंडेड इफेक्ट, कौन सा अनइंटेंडेड माने जिसका इरादा ना हो, ऐसा कौन सा प्रभाव था जिसका इरादा नहीं था, डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड, कि अनटेंडेड इफेक्ट क्या था, यानी वो अनचाहा इफेक्ट क्या था जो बरसों के ऑपरेशन दमन और ब्रूटैलिटी बर्बरता के कारण आया, तो इसका ऑप्शन जो है क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, कि इससे क्या हुआ कि जो अनइंटेंडेड इफेक्ट से जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाला, असाधारण साहस, विजडम और जनरसिटी, उदारता वाला एक व्यक्ति क्रिएट हुआ, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें अगला क्वेश्चन है, द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ, जो स्पेक्टिकुलर एरे था, एरे माने एक समूह है, जो दर्शनीय एक समूह था साउथ अफ्रीकन जेट का, वाज अ डिस्प्ले ऑफ, वो काहे का डिस्प्ले था, प्रदर्शन था, जो आकाश में वो उड़ रहे थे, वो प्रदर्शन था मिलिट्रीज प्रेसिजन और मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, कि मिलिट्री की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति जो वफादारी उसका, और मिलिट्री के प्रेसिजन माने नियम कानून का, ठीक, यथार्थता का, प्रेसिजन माने होता है यथार्थता, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट वाज इट, वो क्या है, दैट द नेशन नीडेड टू बी डेलिब्रेटेड फ्रॉम, कि वो क्या है जो एक देश को ज़रूरत होती है जिससे डेलिब्रेट होने की, मुक्त होने की, तो पॉवर्टी से, गरीबी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से माने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन माने लिंग भेद से, और डेप्रीवेशन माने किसी चीज़ के अभाव से, तो ऑल ऑफ दीज, ये तीनों चीज़ों से देश को मुक्त होना चाहिए, गरीबी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रीवेशन से, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। वी हैव अचीव अवर, यहाँ अचीव नहीं है, अचीव्ड होना चाहिए, वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कि हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन, यहाँ इमेंसिपेशन का अर्थ क्या है, तो इमेंसिपेशन का अर्थ होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, की बंधन से मुक्ति, ठीक, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखें, अब चौथा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, एन ए फ्रैंक की डायरी से, एन ए फ्रैंक ने खुद लिखा है, तो इसको पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वाई वाज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए, कि राइटिंग डायरी लिखना एन ए के लिए
एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, एक अजीब अनुभव क्यों था? तो इसका पहला आंसर सही है, सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसके पहले उसने कभी नहीं लिखा था। और सी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, वो नहीं जानती कैसे लिखा जाता है, इसलिए डायरी लिखना उसके लिए एक अजीब अनुभव था। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक। व्हाट डज द वर्ड म्यूजिंग मीन? म्यूजिंग का क्या अर्थ होता है? कंटेम्पलेशन। म्यूजिंग का अर्थ होता है विचार करना, कंटेम्पलेशन हो जाएगा। ठीक, आगे देखें। बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट, अब इस एक्सट्रैक्ट माने इस पैसेज पर आधारित पिक द ऑप्शन द बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर कीसिंग, कि वो ऑप्शन उठाएं जिससे मिस्टर कीसिंग के बारे में सही से पता चलता है, डिस्क्राइब होता है। तो स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव, जो मिस्टर कीसिंग थे वो स्ट्रिक्ट थे और इनोवेटिव थे। ठीक, आगे देखिए, रचनात्मक थे। विच टॉपिक वाज सी टू राइट एन ऐसे, कि कौन सा टॉपिक था जिस पर उसे ऐसे लिखना था? ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में कौन सा टॉपिक था जिस पर उसको ऐसे लिखना था? तो सारे टॉपिक पर लिखना था उसको। चैटर बॉक्स पर लिखना था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, कि ऐसा चैटर बॉक्स जिसको इनकॉरिजिबल, जिसको ठीक ना किया जा सके। क्वैक 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 सैड मिस्ट्रीज चैटर बॉक्स, इस पर भी लिखना था। तो तीनों आंसर हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। आगे देखें, हु इज आई इन द अबव लाइन, ऊपर आई कौन है? तो एनी फ्रैंक के बारे में है, तो आई एनी फ्रैंक हो गई। हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी, कि एनी किसको अलाउ करेगी कि कौन उसकी डायरी पढ़े? केवल कौन उसकी डायरी पढ़ सकता है? तो अ रियल फ्रेंड इफ़ सी गॉट वन, कि अगर कोई उसको अच्छा मित्र मिले तो वो पढ़ सकता है। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। वॉट हैड एनी फ्रैंक रिटन विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड, कि एनी फ्रैंक ने अपनी फ्रेंड की मदद से क्या लिखा था? तो एक पोयम लिखी थी, तो अ पोयम। हाउ डिड मिस्टर कीसिंग रिएक्ट, हाउ डिड मिस्टर कीसिंग रिएक्ट टू दी पोयम रिटन बाई एनी विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड, मिस्टर कीसिंग ने पोयम पर कैसे रिएक्ट किया? जो पोयम एनी ने अपनी मित्र की मदद से लिखी थी, तो कैसे रिएक्ट किया था? ही एप्रिसिएटेड हर, उसने उसको एप्रिसिएट किया था, उसकी प्रशंसा की थी। तो डी नंबर इसका सही है। अब आगे देखो, व्हाट लैंग्वेज वाज दी डायरी रिटन इन, डायरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो डच भाषा में लिखी गई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर, एनी फ्रैंक की सिस्टर का नाम क्या था? तो मार्गरेट था, मार्गरेट। ऑन विच डेट, किस डेट में? डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट, किस डेट में एनी ने घटना को रिकॉर्ड किया था? इन मिस्टर कीसिंग क्लास इन हर डायरी, कि जो घटना मिस्टर कीसिंग की क्लास में हुई थी, तो 20 जून 1942। इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गरेट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर, कि कौन से शहर में एनी और मार्गरेट को भेजा गया था रहने के लिए अपनी दादी के साथ? तो आचेन में भेजा गया था। ठीक। हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, कि कौन एकमात्र जीवित बचा रहने वाला था एनी के परिवार से? तो एनीज फादर, एनी के पिताजी। तो व्हाट वाज हर बुक, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, वो कौन सा नाम था जिस नाम से उसकी बुक पब्लिश हुई थी? तो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये बुक का नाम था। व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट ऐसे, उसने अपनी अंतिम ऐसे में क्या लिखा? तो अ फनी पोयम लिखी उसने। आगे देखो, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट, कि वो कौन सा सब्जेक्ट था जिस पर उसे लिखना पड़ा? तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग की आवश्यकता, जरूरत, बातचीत की जरूरत। हाउ डज एनी एक्सप्लेन हिज फादर, एनी ने अपने फादर को कैसे एक्सप्लेन किया? तो मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे प्रशंसनीय पिताजी, मोस्ट एडोरेबल फादर। हाउ डज सी वॉन्ट टू बिगिन हर डायरी, वो अपनी डायरी को कैसे शुरू करना चाहती थी? तो बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन देकर अपनी डायरी की शुरुआत करना चाहती थी। आगे देखो, अब है 7वां चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में पहला जो है आपका कूर्ग से है, तो जो आप बेकर वाले चैप्टर से है। तो पहला है व्हेन डिड बेकर्स कलेक्ट देयर विल, कि जो विल माने भुगतान, वो अपना विल कब, बिल्स माने पैसे, कब कलेक्ट करते थे? वो बिल वगैरह मतलब जो बिल नहीं बनाया जाता वो कब कलेक्ट करते थे? तो एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। व्हाट वाज एन ओपन टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी माने होता है वसीयत, कि एक ओपन वसीयत क्या थी? टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ बेकर, कि बेकर्स की समृद्धि की एक ओपन टेस्टिमोनी क्या थी? तो इसका है देयर प्लम्प फिजिक, उनका प्लम्प मतलब होता है मोटा ताजा, उनका शारीरिक ढांचा।
ठीक, कि जो भी मोटे ताजे शारीरिक ढांचा का होता था वही वसीयत मानी जाती, मतलब वो उनका सबूत था, टेस्टिमोनी था कि वो बेकर हैं जो मोटे ताजे होते थे। ठीक, देयर प्लम फिजिक हो जाएगा आंसर, समझ गए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ बेकर्स, कि बेकर की समृद्धि की एक ओपन टेस्टिमोनी क्या थी, सबूत क्या था, तो उनका प्लम फिजिक था, है ना, देयर प्लम फिजिक, समझ गए, देयर प्लम फिजिक हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे, हु रिब्यूक्स द किड्स टू पुश देम असाइड टू मेक स्पेस एंड डिलीवर द ब्रेड टू द सर्वेंट। हु रिब्यूक्स, कौन डांटता था, किड्स को कौन डांटता था, टू पुश देम असाइड, कि वे एक तरफ रहें, डांट के कौन एक तरफ कर देता था, टू मेक स्पेस, ताकि जगह बच जाए, और डिलीवर द ब्रेड टू द सर्वेंट, ताकि वे सर्वेंट को ब्रेड वगैरह डिलीवर कर सके। तो ऐसा कौन करता था, बेकर करता था, बेकर बच्चों को डांटा करता था कि थोड़ा दूर रहो। व्हाट इज द ग्रीटिंग वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में ग्रीटिंग वर्ड क्या है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग में पैसेज कहा गया। ठीक, मतलब पैसेज में गुड मॉर्निंग से अभिवादन किया गया। चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन से, हु इज द ऑथर ऑफ द अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसका ऑथर कौन है, तो लूसियो रॉड्रिग्स। ठीक, आगे देखो, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर माने होता है चाह रखना, बच्चे किस चीज़ की चाह रखते थे, बच्चों को क्या पसंद था, तो ब्रेड बैंगल्स पसंद थे उनको, ब्रेड के छल्ले। हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, कि बेकर कितने बार डेली आता था, तो 2 बार आता था, ट्वाइस माने 2 बार। व्हाट डज द राइटर मीन, राइटर का क्या मतलब है, वेन ही से, जब वो ये कहता है कि बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, कि बेकिंग दरअसल प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, एक लाभदायक व्यवसाय था उन दिनों। ठीक, तो इससे लेखक का मतलब क्या है, इससे लेखक का मतलब है बेकिंग एज अ जॉब इज अ गेनफुल एज इट यूज टू बी, कि एक ये गेनफुल था, लाभदायक था बेकिंग, है ना, जैसा ये हुआ करता था। कबई बाज पिक्यूलर बिकॉज, कबई विशेष था बिकॉज, क्योंकि इट वाज अ सिंगल पीस फ्रॉक, क्योंकि ये कबई सिंगल पीस फ्रॉक होती थी, इसलिए विशेष होती थी। आगे देखो, अब कूर्ग, अब जो दूसरा पार्ट है ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया में, कूर्ग, जिसको लिखा है लोकेश एब्रॉल ने। ठीक, अब कूर्ग से आते हैं, तो कूर्ग में आपका दिया है, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच रिवर डू कूर्ग गेट वाटर, कि कौन सी नदी थी जिससे कूर्ग को पानी मिलता था, तो कावेरी नदी से मिलता था। द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कूर्ग इज, जो महासीर नाम की मछली थी जो फ्रेश वाटर फिश थी, यानी साफ पानी में पाई जाती थी। अब इसके बाद आगे देखो, हु वाज जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा कौन थे, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, कि भारतीय सेना के पहले प्रमुख थे, फर्स्ट चीफ थे वो। आगे देखो, व्हाट इज रैपलिंग, रैपलिंग क्या है, तो गोइंग डाउन अ क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन अ रोप, रैपलिंग का मतलब है एक चोटी से नीचे आना, स्लाइडिंग डाउन करते हुए रोप के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से पहाड़ी से नीचे आना कहलाता है रैपलिंग। कुपिया इज द ट्रेडिशनल, कुपिया ट्रेडिशनल परंपरागत क्या है, ड्रेस है, किनकी ड्रेस है, किनकी, ऑफ कूर्ग, कूर्ग की ड्रेस है, विच रिसेंबल द कुफिया ऑफ द अरब्स, तो पहली जो खाली स्थान भरा है उसमें भरना है अपन को ड्रेस, और दूसरे में भरना है अरब्स। तो इसको जब याद करेंगे तो सीधा भर के याद कीजिएगा, कुपिया इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कूर्ग विच रिसेंबल द कुफिया ऑफ द अरब, ऐसे हो जाए अरब्स। आगे देखो, द क्लाइंब टू दी ब्रह्मगिरी हिल्स, कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में चढ़ना, ब्रिंग्स यू, आपको देता है, क्या देता है, ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू, कि अगर आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में चढ़ते हैं तो आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलता है, यानी एक अद्भुत दृश्य मिलता है ना, ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग, कि कूर्ग का जो मिस्टी धुंध से भरा लैंडस्केप है, दृश्य, उसका आपको नज़ारा मिलता है, एक पैनोरामिक व्यू मिलता है अगर आप क्लाइंब करते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। व्हाट आर दी कलर्स ऑफ दी ड्रेस, ड्रेस का कलर क्या था, तो रेड, ओकर और येलो, ये ड्रेस का कलर था। आगे देखो, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कूर्ग सिचुएटेड, कि कूर्ग भारत के किस स्टेट में स्थित है, तो कर्नाटका में स्थित है। कूर्ग इज फेमस फॉर इट्स,
कूर्ग काहे के लिए फेमस है? तो कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, सदाबहार जो रेन फॉरेस्ट वर्षा वन है उनके लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए फेमस है, मसालों के लिए। तो ऑल ऑफ दीज इन सब के लिए फेमस है। द बेस्ट सीजन टू विजिट कूर्ग इज, कि कूर्ग को सब विजिट करने का, घूमने का सबसे बेस्ट सीजन क्या है? तो सितंबर से लेकर मार्च है। कूर्ग पीपल आर फेमस फॉर, कूर्ग काहे के लिए फेमस है? तो हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी के लिए फेमस है कूर्ग। हु वाज जनरल करियप्पा, कौन थे? तो द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे। रैपलिंग क्या है? तो रैपलिंग का मतलब है गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, कि एक रस्सी से फिसलते हुए पहाड़ी से नीचे आना ही रैपलिंग है। कुपिया इज द ट्रेडिशनल, खालिस्तान ऑफ, ट्रेडिशनल वही है ड्रेस, अरब की ड्रेस है, लास्ट में अरब, ये निकल चुका है, पहले हो चुका है ये। अब टी फ्रॉम आसाम, ठीक, इसको समझो। ये लिखा है अनूप कुमार गुप्ता ने, ये भी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का एक तीसरा पार्ट है। राजवीर टोल्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ, राजवीर ने किसकी कहानी के बारे में बताया था? अबाउट द स्टोरी ऑफ चाइनीज एम्परर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरिंग टी, एक चाइनीज एम्परर की कहानी उसने बताई जो रिस्पॉन्सिबल था, जो जिम्मेदार था टी की खोज के प्रति, यानी टी की खोज, चाय की खोज उसने ही की थी। ठीक है, समझ गए? अब आगे देखो। राजवीर टोल्ड एनदर स्टोरी ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉन्ग नेम्ड, राजवीर ने दूसरी एक कहानी बताई थी जो बुद्धिस्ट मॉन्ग की थी, यानी बौद्ध भिक्षु की थी, जिसका नाम था बोधि धर्म। ठीक, आगे देखो। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने अपना होमवर्क कर लिया हो बिफोर कमिंग, आने से पहले। प्रांजल्स फादर सैड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिताजी ने ये सरप्राइज से कहा। तो विच होमवर्क इज ही टॉकिंग अबाउट, वो कौन से होमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं? तो नॉलेज अबाउट असम, असम के बारे में नॉलेज का होमवर्क जो था, असम की नॉलेज का होमवर्क। व्हाट वाज प्रांजल्स फादर, कि प्रांजल के पिताजी क्या थे? तो अ टी गार्डन मैनेजर थे, प्रांजल के पिताजी टी गार्डन मैनेजर थे। प्रांजल एंड राजवीर बर्स स्टूडेंट इन अ स्कूल इन, कि जो प्रांजल और राजवीर थे वो एक स्कूल में स्टूडेंट थे दिल्ली में। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन, टी पहली बार कहाँ पी गई? तो चाइना में लोगों ने पी चाय। तो टी वाज मेनली ड्रंक इन यूरोप एज, कि जो यूरोप में चाय पी जाती है वो मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में चाय पी जाती है। टी वाज मेनली ड्रंक इन यूरोप एज मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में चाय पी जाती है। आगे देखो। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक अक्रॉस द वर्ल्ड डेली, कि पूरे संसार में कितने कप चाय पी जाती है? तो लगभग 80 करोड़। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन, कि चाइना में पहली बार टी कब पी गई? 2700 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। प्रांजल आस्क्ड फॉर, प्रांजल ने मांगा, क्या मांगा? 2 कप मांगे, 2 कप्स टी फ्रॉम दी वेंडर, विक्रेता से उसने 2 कप मांगे। आगे देखो। अब अगला चैप्टर है मैडम राइट्स द बस, ये बलिकानन ने लिखा। ठीक, आगे देखो। व्हाट वाज द वन वे, वो एक रास्ता क्या था? वन वे क्या था? वन वे फेयर क्या था? मतलब एक तरफ का किराया क्या था? फ्रॉम दी विलेज टू दी टाउन, गांव से लेके टाउन तक कितना था किराया? 30 पैसे था, 30 पैसे। हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट दी बस जर्नी, उसने बस जर्नी के बारे में छोटी छोटी डिटेल कब उसको मिली? तो उसको मिली लिसनिंग टू कन्वर्सेशन, जब उसने बातचीत सुनी तो उससे उसको डिटेल मिली। इसके बाद है व्हाट वाज दी नेक्स्ट चैलेंज वंस सी वुड सेव्ड एनफ मनी, जो नेक्स्ट चैलेंज क्या था? कि वो पर्याप्त पैसा जिससे बचा सके। टू स्लिप आउट ऑफ दी हाउस, व्हाट वाज द नेक्स्ट चैलेंज वंस सी हैड सेव्ड, यहाँ वुड नहीं हैड, सेव्ड एनफ मनी, जब उसने पर्याप्त पैसा बचा लिया तो अगला चैलेंज उसके लिए क्या था? टू स्लिप आउट ऑफ दी हाउस, घर के बाहर स्लिप होना माने निकलना, कि पैसा तो इकट्ठा कर लिया, तब दूसरा चैलेंज ये था कि घर से कैसे बाहर निकला जाए। तो व्हाट वर द टेम्पटेशन सी रेसिस्टेड फॉर, यानी बल्ली के लिए क्या चैलेंज था? तो दूसरा चैलेंज था घर से निकलना। बल्ली के लिए दूसरा चैलेंज क्या था? घर से निकलना। अगला देखो। व्हाट वर द टेम्पटेशन सी रेसिस्टेड फॉर, वो प्रलोभन क्या थे
जिससे वो रेसिस्ट होती थी, जिससे उसको वो अपने आप को रोका करती थी, है ना। तो ऑल ऑफ दीज बलून्स से वो अपने बलून खरीदने से अपने आप को रोकती थी, पेपरमेंट खरीदने से, मैरी टू गो राउंड, है ना, और गो राउंड जाने में, झूला वगैरह में जाने में, है ना। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। अगला देखो, हु वाज अ रियल चैटर बॉक्स, कि वास्तविक चैटर बॉक्स कौन था। तो रियल चैटर बॉक्स कौन थी, उसकी आंट थी, हर आंट, उसकी मौसी। व्हाट वाज द टोन ऑफ हर आंट व्हेन शी आस्क्ड, कि आंट की टोन क्या थी जब उसने पूछा कि वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी। तो कैजुअल टोन थी उसकी, आकस्मिक। आगे देखो, हाउ मैनी प्लेमेट्स डिड बल्ली फाइंड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि कितने खेल के साथी यानी साथ में खेलने वाले बल्ली को मिले, है ना, गली में बाहर। तो नो वन, कोई नहीं मिला, कोई उसका था ही नहीं। वॉट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर बल्ली इन द स्ट्रीट, कि गली में जो सबसे फैसिनेटिंग थिंग, जो आकर्षित करने वाली चीज़ थी बल्ली के लिए, वो क्या थी। तो वो थी, इसमें ऑप्शन दिए नहीं गया, मैंने लिया नहीं ऑप्शन, ठीक। आगे देखो, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, मैडम राइट्स दी बस, ऑथर कौन है, तो बल्ली कानन है, ठीक। आगे देखो, व्हाट वाज बल्लीज ए, बल्ली की एज कितनी थी, तो 8 वर्ष थी, 8 ईयर। व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम, उसका सबसे फेवरेट पास टाइम क्या था, तो वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड, कि गली को बाहर देखना, ये उसका सबसे फेवरेट पास टाइम था। व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिजायर, उसकी ओवरवेलमिंग डिजायर क्या थी, यानी उसको जो ज़्यादा उसकी बहुत गहरी इच्छा क्या थी, ये मतलब ओवरवेलमिंग का मतलब होता है अभिभूत कर देने वाली इच्छा उसकी क्या थी। तो टू ट्रैवल बाई बस, बस से यात्रा करना उसकी इच्छा थी। वाई डिड बल्ली स्टैंड अप, बल्ली क्यों खड़ी रही, तो सी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, क्योंकि वो अगर खड़ी ना होती तो बाहर वो अच्छे से प्रॉपरली, अच्छे तरीके से झांक ना पाती, उसके सक्षम नहीं थी वो झांकने में, इसलिए वो खड़ी थी। वॉट डिड द ओल्ड मैन से टू बल्ली दैट एनॉयड हर, कि ओल्ड मैन ने बल्ली से क्या कहा जिससे वो बड़ी एनॉयड हो गई, तंग हो गई, माने परेशान हुई। तो ही मियरली आस्क्ड हर टू सिट, कि उसने केवल उससे, मियरली माने होता है केवल, उससे ये कहा कि तुम बैठ जाओ, इससे बल्ली परेशान हो गई। बल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, कि बल्ली ने उस स्त्री को रिपल्सिव पाया। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है प्रतिकर्षी। तो कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, कि रिपल्सिव का मतलब होता है जो कारण हो, डिसलाइक का कारण हो, मजबूती वाली डिसलाइक का, डिसलाइक माने पसंद न करना, नापसंदगी का कारण हो। वॉट डिड सी हैव टू रेसिस्ट, क्या उसको रेसिस्ट करना पड़ा, अपने आप को रोकना पड़ा, ऑन विलेज फेयर, गांव के मेले में, डे, विलेज फेयर डे, टू सेव फॉर द राइड, कि राइड यानी बस में सवारी, बस की सवारी के लिए पैसा बचाने में उसको किस चीज़ से रोकना पड़ा अपने आप को। तो वैसे तो सबसे रोकना पड़ा था, है ना, तो जितने ऑप्शन है सब सही, लेकिन कोई एक देना है तो मैरी गो राउंड कर दो। वाई डिड बल्ली नॉट गेट ऑफ द बस फॉर साइट सीइंग, कि बल्ली, वाई डिड बल्ली नॉट गेट ऑफ द बस, बल्ली बस से क्यों नहीं उतरी, फॉर साइट सीइंग, क्योंकि वो डरी हुई थी, सी वाज एफ्रेड। तो व्हाट डज इट टेल यू अबाउट बल्ली, कि ये चीज़ आपको बल्ली के बारे में क्या बताती है। व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कंडक्टर्स ट्रीट, कि जब कंडक्टर ने उसको ट्रीट दिया, तो बल्ली के बारे में इससे क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि वो रिस्पॉन्सिबल थी। आगे देखो, अब चलते हैं द सरमन एट बनारस, बेटी रेंस्टॉक ने लिखा ये। आगे देखो, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटनमेंट, यहाँ हिम का मतलब है गौतम बुद्ध या प्रिंस सिद्धार्थ, कि कौन सी चीज़ ने उनको प्रेरित किया कि वे सीक आउट करें, खोजें एनलाइटनमेंट, परम ज्ञान को खोजें। तो ऑल ऑफ दी, सब चीज़ ने, आ सिक मैन ने प्रेरित किया था उनको, एज्ड मैन एक वृद्ध ने, और एक मॉन्क ने जो भिक्षा मांग रहा था, ऑल ऑफ दीज। तो डी नंबर सही है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड ही वेंडर, वेंडर माने भटकना, कि बुद्ध कितने वर्ष भटके थे, तो 7 वर्ष भटके थे। अगला 7 ईयर्स हो जाएगा, है ना, ये 7 ईयर हो जाएगा इसका, ठीक। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वेंडर, तो 7 ईयर्स, कितने साल, 7 ईयर। आगे देखो, एट वॉट एज गौतम वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, कि कितनी उम्र में गौतम को स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था, कितनी उम्र में भेज दिया गया था, तो 12 की उम्र में, 12 साल की उम्र में। हु वाज बेगिंग फॉर आर्म्स, कि भिक्षा कौन मांग रहा था, तो एक मॉन्क मांग रहा था, एक भिक्षु।
अगला देखो, हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट, कि पहले कीसा ने क्या फील किया ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स, कि जब वो ऐसे दाने पाने में असफल हुई। जो गौतम बुद्ध ने कहा था कि सरसों के दाने ले आओ, जब उसको वो ना मिले तो उसने कैसा फील किया पहले, तो वियरी थकी हुई और होपलेस आशाहीन फील किया। तो ए एंड बी दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। वॉट डिड द फ्लिकरिंग लाइट मेड हर रियलाइज, कि लपलपाती हुई लाइट्स ने उसको क्या महसूस कराया, रियलाइज कराया। तो ऑल ऑफ दी अबव, सब रियलाइज कराया। जैसे सी इज बीइंग सेल्फिश, कि ये रियलाइज कराए कि वो स्वार्थी है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये रियलाइज कराया कि मृत्यु सबको आती है। और ये रियलाइज कराया कि मैन आर मॉर्टल, कि मनुष्य जो है वो मॉर्टल है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सब आंसर हो जाएंगे इसकी, कि फ्लिकरिंग लाइट ने उसको क्या महसूस कराया। तो ये सब चीज़ें महसूस कराई। आगे देखो, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन मतलब होता है बिलाप। बिलाप का अर्थ क्या है, तो एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो है बिलाप का अर्थ। द वाइज डू नॉट, खाली स्थान, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड। डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान होते हैं वो दुख नहीं मनाते, तो इसका ग्रीव आंसर हो जाएगा। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, कि संसार की टर्म्स को जानकर, संसार के पदों को जानकर, ये कहें कि संसार की बातों को जानकर या संसार के बारे में जानकर लोग ग्रीफ नहीं करते। वॉट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था। वेयर डिड ही वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटनमेंट केम, कि वो कहाँ रुकने की उन्हें कसम खाई जब तक कि उनको एनलाइटनमेंट ना आ जाए। तो अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे, अंडर पीपल ट्री। वॉट डिड ही नेम द ट्री, उन्होंने पेड़ का क्या नाम दिया था, तो उन्होंने बोधि ट्री उसका नाम दिया था। कि जिस पेड़ के नीचे उन्होंने रुकने की कसम खाई थी जब तक उनको एनलाइटनमेंट न मिल जाए, वो था अंडर पीपल ट्री। पीपल, अंडर पीपल ट्री मतलब पीपल के पेड़ के नीचे वो ठहरने का उन्हें कसम खाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर वाले का अंडर पीपल ट्री। और फिर अगला है, वॉट डिड ही नेम द ट्री, उन्होंने पेड़ का क्या नाम दिया था, तो उसी अंडर पीपल ट्री का नाम दिया था, मतलब जो पीपल का पेड़ था उसका नाम दिया था बोधि ट्री। तो विच सीड बुद्ध आस्क कीसा टू ब्रिंग, कि बुद्ध ने कौन से बीज लाने के लिए कीसा से कहा था, तो उसने कहा था जो मस्टर्ड सीड थी, सरसों के दाने, वो लाने को कहा था। वॉट वाज द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन द सोर्स ऑफ द सीड, कि वो कंडीशन क्या थी जो सीड्स के सोर्स पर इम्पोज की गई, लागू की गई। कि बुद्ध ने कौन सी कंडीशन लगाई थी, बुद्ध ने कहा था टू बी बोरोड फ्रॉम अ मैन। ठीक, कि इसमें नन ऑफ दीज, कोई है ही नहीं। टू बी बोरोड ये भी नहीं कहा था, टू बी बोरोड फ्रॉम चाइल्ड ये भी नहीं कहा था, नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। इन विच सिटी डिड बुद्ध डिलीवर हर हिज फर्स्ट सरमन, सरमन माना होता उपदेश, डिलीवर माना होता है देना, कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो बनारस में दिया था। वॉट डिड कीसा आस्क फॉर ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, कि कीसा ने क्या मांग की लाने के लिए अपने सन को वापस जीवन में लाने के लिए कीसा ने किस चीज़ की मांग की थी, तो मेडिसिन की मांग की थी, दवा की, कि कोई ऐसी दवा दे दीजिए। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड डिड बुद्ध आस्क फॉर, कि मस्टर्ड सीड की कितनी मात्रा बुद्ध ने मांगी थी, तो बेटा अ हैंडफुल मांगी थी, एक मुट्ठी। व्हाट इज़ द बर्ड एफ्लिक्टेड विद, कि जो संसार है वो काहे से है भरा है, तो डेथ एंड डिके, कि मृत्यु और डिके से। व्हाट डज द राइप फ्रूट फियर, जो फियर, कि राइप फ्रूट फियर का अर्थ क्या है सर, फॉलिंग डाउन। जो पका होता है फल, वो उसका डर क्या होता है, गिरने का डर होता है ना, फॉलिंग डाउन का। अब आ जाओ पोइट्री से लेते हैं। तो पहली पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। इससे क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द क्रो सुक डाउन दी, क्रो ने नीचे हिलाया, क्या हिलाया, डस्ट ऑफ स्नो। सुक डाउन, द क्रो सुक डाउन दी डस्ट ऑफ स्नो, तो पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, डस्ट ऑफ स्नो। आगे है, व्हाट डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो को पोएट इसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहता है, क्योंकि ये स्नो पार्टिकल्स हैं, बर्फ़ के टुकड़े हैं छोटे छोटे, वर टू टाइनी, जो बहुत छोटे थे। और वर्ड अपलिफ्टेड हिज मूड, और किस चीज़ ने उनके मूड को अपलिफ्ट कर दिया, ऑथर के मूड को उठा दिया,
तो फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, कि जब उसके कंधे पर बर्फ गिरी तब। तो द पोइट सेज, पोइट कहता है कि ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, कि वो दिन जो मैंने बर्बाद कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ र्यूड? र्यूड का अर्थ क्या है? तो नष्ट होना। हेल्ड इन रिग्रेट, पश्चाताप होना, है ना। तो इसका आंसर हो जाए हेल्ड इन रिग्रेट। र्यूड का मतलब होता है जो जिसमें पश्चाताप भरा था, यानी नष्ट जो हो गया था। वैसे तो र्यूड का इसका सही आंसर होना चाहिए र्यूंड। र्यूड का अर्थ होता है र्यूंड, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया वो हेल्ड इन रिग्रेट दिया, तो आपको यही करना है। आगे देखें, अब फायर एंड आइस का आ जाओ। तो फायर एंड आइस लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, इसका समझो। तो द कॉज ऑफ मैंस डिस्ट्रक्शन इज, मनुष्य के विनाश का कारण है लस्ट। लस्ट, ना फैमिली है, ना गोल्ड है, ना मनी है, लस्ट है, लालच, माने वासना है। अगला क्वेश्चन इसमें, व्हाट डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? कि लोग, लेखक उनके साथ क्यों हैं जो आग का फेवर करते हैं? बिकॉज, क्योंकि द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग इज इंक्रीजिंग क्विकली, क्योंकि जो वासना है, लस्ट है, मटेरियल थिंग, भौतिक चीज़ों के प्रति, वो इज इंक्रीजिंग क्विकली, वो तेजी से बढ़ रही है। आगे देखो, अब आगे देखो, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ? कि संसार के अंत का सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा? तो बेटा इसका आंसर है फायर एंड आइस, दोनों होंगे। तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट, कि दोनों की प्रतिस्पर्धा बराबर की है। अगला है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन, कि वो पोएटिक डिवाइस का नाम बताओ जो इस लाइन में प्रयोग की गई। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि जो आइस है, जो आइस है माने बर्फ है, वो भी पर्याप्त है संसार के विनाश के लिए। तो इसमें इमेजरी है, कल्पना प्रयोग की गई। क्या प्रयोग की गई? कल्पना की गई, एक इमेजरी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो, अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस ने लिखी है पोयम। तो इससे लेते हैं अपन क्वेश्चंस। तो दिया है इसमें, पहला क्वेश्चन है, वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ? टाइगर अपने आप को कहाँ छिपाएगा? तो इन द शैडो, छाया में छिपाएगा। हु पासिस नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास से कौन गुजरता है? तो फैट डियर, एक मोटा हिरन गुजरता है। आगे देखें, वॉट डिस्क्राइब अ टाइगर इन अ जंगल? कौन सी चीज़ें जो जंगल में टाइगर को डिस्क्राइब करती है इस पैसेज में? तो वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, है ना, वेयरिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोयम? पोयम में किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया, यानी मनुष्य की तरह उससे काम लिया गया? तो टाइगर को पर्सोनिफाई किया, यानी टाइगर को जीवित की तरह काम लिया गया, जैसे वो पर्सन हो। ठीक, आगे देखो, हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर? जो केज्ड टाइगर होता है वो विजिटर के प्रति कैसे रिएक्ट करता है? तो ही इग्नोर्स देम, वो उनको इग्नोर कर देता है, उनको मतलब ध्यान नहीं देता उनका। बाई इग्नोरिंग विजिटर्स, व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू से? इग्नोरिंग विजिटर का मतलब है पोइट इससे क्या कहना चाह रहा है, कि वो टाइगर जो है वो विजिटर पर ध्यान नहीं दे रहे। इससे टाइगर क्या मतलब है, इससे पोइट का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है पोइट? तो पहली चीज, टाइगर नोस हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, टाइगर जानता है कि उसकी जो पावर है वो रेस्ट्रिक्टेड है। और दूसरा, देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, कि क्रोध दिखाने का कोई कारण भी नहीं, ये भी टाइगर जानता है। ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, कि केज के कारण वो ज़्यादा कम टेरराइजिंग है, ये भी सही आंसर है ना। ये तीनों कारण जिम्मेदार हैं इसमें, इसलिए वो इग्नोर करा विजिटर को। क्योंकि देखो, वो जानता है कि उसकी पावर को बांध दिया गया है, पिंजरे के अंदर कर दिया गया है। वो जानता है कि कोई यूज नहीं है अगर रेस दिखाया जाए, क्रोध दिखाया जाए। वो ये भी जानता है कि ही इज़ लेस टेरराइजिंग, वो कम डरावना है बिकॉज ऑफ द केज, क्योंकि पिंजरे बंद है। तो ऑल ऑफ दी अब सारे, डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखो, वॉट डज द टाइगर हियर इन नाइट? रात में टाइगर क्या सुनता है? तो पेट्रोलिंग कार्स, कार वगैरह जो गश्ती के लिए आती हैं, पेट्रोलिंग के लिए उनको सुनता है। हाउ डू दी आई ऑफ द टाइगर लुक? टाइगर की आई कैसी दिख रही? तो ब्रिलियंट दिख रही, चमकदार। एमेंडा, अगली पोयम है एमेंडा, रॉबिन क्लेन ने ये लिखा। आगे देखो, पहला इसका क्वेश्चन है, अमेंडा इज आस्क्ड नॉट टू, अमेंडा को कहा जाता है क्या ना करने के लिए कहा जाता है? वाइट हर नेल्स, कि अपने वो नेल्स को ना काटे। इसके बाद द वर्ड स्लाउचिंग मीन, स्लाउचिंग का मतलब क्या है? सिटिंग लेजली, स्लाउचिंग का मतलब है लेजली,
अलसाए हुए बैठे होना। अब इसके बाद है ईटिंग चॉकलेट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू हर, कि चॉकलेट खाना उसके लिए एडवाइजेबल नहीं है, माने सलाह नहीं दी गई इसकी। ड्यू टू, क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो पिंपल निकल आएंगे। पिंपल माने होता है दाने, कि दाने ना निकल जाए, इसलिए मम्मी ने मना किया कि चॉकलेट मत खाओ, ठीक है, इसलिए वो एडवाइजेबल नहीं है। अमांडा इज सपोज टू लुक एट हर मदर वेन, कि अमेंडा ऐसा लगता है जैसे अपनी माँ की तरफ देख रही हो। कब देख रही हो? वेन सी इज टॉकिंग टू हर, कि जब वो उससे बात कर रही है। मतलब अमेंडा से ये सपोज किया जाता है, आशा की जाती है कि वो अपनी माँ की तरफ देखे। कब? सी इज टॉकिंग टू हर, जब मम्मी उससे बात कर रही हो। अमेंडा थिंक्स दैट, अमेंडा सोचती है कि दैट की सील नेवर लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, कि वो अपने बालों को कभी लटकाएगी नहीं, अपने चमकीले बालों को। वॉट वर्ड ट्रैंक्विल मीन, ट्रैंक्विल का मतलब क्या है? शांत होना, काम, ठीक, तो काम आंसर हो जाएगा। हु इज आस्क्ड टू स्टॉप सल्किंग, कि किससे कहा गया कि वो सल्किंग ना करे, ठीक, तो किससे कहा गया ये, है ना, मतलब कंधों को उचकाने को मना करने की किससे कहा गया? तो अमेंडा से कहा गया। अमेंडाज मदर इज नैगिंग एट, अमेंडा की मदर नैगिंग एट कर रही किसकी तरफ? अमेंडा की तरफ, सीधा आंसर है इसका। आगे देखो, एनिमल, वॉल्ट विटमैन ने लिखा ये एनिमल, ठीक। अगली पोएम है एनिमल्स, वॉल्ट विटमैन। तो पहला क्वेश्चन है इसका, द पोएट थिंक्स दैट एनिमल्स डोंट, पोएट सोचता है कि जो एनिमल्स है वो डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, वे दूसरों पर निर्भर नहीं है। द वर्ड प्लेसिड मीन्स, प्लेसिड का अर्थ होता है जो जेंटल हो, शब्द हो, ठीक, जेंटल, हल्का, ठीक। अब इसके बाद है आगे, दे हियर रेफर टू, यहाँ दे का मतलब क्या है? तो एनिमल्स है, दे का मतलब वे। द एनिमल्स डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन, तो इसमें देयर कंडीशन हो जाएगा। आगे देखो, द एनिमल्स आर नॉट क्रेजी अबाउट ओनिंग, अब जानवर जो है वो पागल नहीं है, किस चीज़ के प्रति? सन की नहीं है, किस चीज़ को पाने के प्रति? ओनिंग करने, मटेरियल थिंग्स, उनको मटेरियल चीज़ें नहीं चाहिए संसारी। द वर्ड डिमेंटेड मीन्स, डिमेंटेड का मतलब है पागल, मैड। द पोएट थिंक्स दैट द एनिमल्स ब्रॉट द टोकन ऑफ, पोएट सोचता है कि एनिमल को टोकन लाया गया, काय का? अफेक्शन का, स्नेह का। द एनिमल एविडेंटली शो दैट, एनिमल स्पष्ट रूप से ये शो करते हैं दैट की द टोकन्स वर, कि जो टोकन्स हैं वो कहाँ हैं? वर इन देयर पोजीशंस, कि वो उनके अधिकार में है। आगे देखो, अब अगली पोएम है द ट्रीज, एड्रीन रिच ने लिखी है पोएम। इसके अंतर्गत क्वेश्चन आ जाओ, द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, कि जो फॉरेस्ट थे वो इन दिनों खाली थे। बिकॉज, क्यों खाली थे? क्योंकि इट वाज डिवॉइड ऑफ ट्री, क्योंकि पेड़ नहीं थे। डिवॉइड ऑफ ट्री, डिवॉइड माने खाली होना, कि जंगल जो पेड़ से खाली थे, पेड़ नहीं थे। द बर्ड बरी हियर, बरी का मतलब होता है दफनाना, इसका मतलब क्या है? हाइड फ्रॉम व्यू, यानी नज़र से हट जाना, छिपा लेना, हाइड कर लेना। व्यू माने होता है नज़र। अब इसके बाद आ जाओ, द ट्री हैव मूव्ड आउट इनटू, जो पेड़ हैं वो मूव आउट हो गए, कहाँ चले गए? मूव आउट इनटू द फॉरेस्ट, ठीक। इन दैट लाइन, लाइकली न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, कि सब लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, कि ऐसी कि जैसे अभी अभी किसी पेशेंट को अस्पताल से छोड़ा गया हो। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया गया? जब भी आ जाए किसी लाइन में लाइक हो, एज हो या सो हो, तो समझना उधर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है, ध्यान रखना। तो इसमें लाइक शब्द आया तो सिमिली हो जाएगा। आगे देखो, ही डज नॉट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ, उसने किसके डिपार्चर को मेंशन, ही डज नॉट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट, कि जंगल के हटने को, यानी जंगल के चले जाने को उसने मेंशन वो नहीं करता, उल्लेख नहीं करता, तो फॉरेस्ट हो जाए। द वर्ड स्कार्सली मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली, इसका हार्डली हो जाएगा। वॉट साइंस इन द नाइट, रात में क्या चमकता है? तो फुल मून चमकता है। द पोएट्स हेड इज फुल ऑफ, जो पोएट का सिर है वो भरा है, काय से भरा है? विस्पर्स, खुशखुशाहट से भरा है। फॉग, अगली पोएम है फॉग, कार्ल सैंडबर्ग ने ये पोएम लिखी, ठीक। तो इसको देखें, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉग लुक ओवर,
व्हाट डज द फॉग लुक ओवर, फॉग काहे के ऊपर दिख रहा है, तो ओवर द हार्बर एंड द सिटी, कि बंदरगाह है और शहर के ऊपर फॉग दिखाई दे रहा, कोहरा दिखाई दे रहा। हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आता है, तो स्लोली एंड साइलेंटली, धीरे से और बड़े चुपके से आता है। व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, पोएम में किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया, माने पर्सन बनाया गया, तो फॉग को पर्सन की तरह बताया कि धीरे धीरे आ रहा है, चला आ रहा है ना, स्लोली एंड साइलेंटली, तो फॉग इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉग। आगे देखो, अब आ जाओ सप्लीमेंट्री, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये लिखा है जेम्स हैरियट ने। पहला क्वेश्चन है इसका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, के ऑथर कौन है, तो जेम्स हैरियट है। इधर हु डज आई रेफर्ड इन द स्टोरी, आई इसमें कौन है, तो लेखक की वर्णन कर रहा है, तो वेटरनरी सर्जन है। अगर वेटरनरी सर्जन यहाँ ना होता ऑप्शन में, तो जेम्स हैरियट होता, तो अपन जेम्स हैरियट करते। हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसिस पंफ्रेज ओवरलोडिंग, कि जो भी मिसिस पंफ्रे ओवरलोडिंग करके भेजती थी उसका ये स्टाफ कैसे बेनिफिट लेता था, तो ब्रेकफास्ट विद एग, एग भी एग के साथ ब्रेकफास्ट करता था, लंच विद वाइन, वाइन से लंच होता था उनका, डिनर विद ब्रांडी से डिनर होता था, तो ऑल ऑफ दी अबव सारी चीज़ें। व्हाट प्रॉब्लम डज मिसिस पंफ्रे थिंक ट्रिकी हैज़, मिसिस पंफ्रे कौन सी प्रॉब्लम सोच रही थी कि ट्रिकी को है, तो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है ना, माने कुपोषण की। डिड मिसिस पंफ्रे कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वाज एडवाइज, क्या मिसिस पंफ्रे ने स्वीट्स, मिठाई को कट डाउन किया था, माने मिठाई रोकी थी मिसिस पंफ्रे ने, तो हाँ रोकी थी, ओनली फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, मतलब मीठा खाने से उसको रोका था, तो ओनली फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए रोका। हु इज हॉजकिन, हॉजकिन कौन है, तो गार्डनर है, माली का नाम था हॉजकिन, गार्डनर। व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक, कि डॉक्टर ने क्लिनिक में ट्रिकी को क्या दिया था, तो नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन के लिए कोई भोजन ही नहीं दिया। व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट, ट्रिकी की मेन गलती क्या थी, तो ग्रीड, लालच उसकी गलती थी। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की वास्तविक प्रॉब्लम क्या थी, तो वोमिटिंग, उल्टी करना, बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, क्योंकि वो अत्यधिक भोजन के कारण उल्टी करता था, एक्सेस माने अधिक। अगला है मिसेस पंफ्रे वाज आ, मिसेस पंफ्रे थी, क्या थी, एक रिच लेडी थी, ठीक। दूसरा है थीप्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है थीप्स स्टोरी, अगला चैप्टर, इसको देखते हैं। इसमें दिया है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी का ऑथर कौन है, तो रस्किन बॉन्ड। व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल, अनिल ने व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल, कि उसने अनिल को कौन सा नाम बताया, तो हरी सिंह बताया था। हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम, कितनी बार उसने कितनी बार वो चेंज करता था, तो एवरी मंथ चेंज करता था अपना नाम, है ना। आगे देखें, हाउ हैज़ द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल, कि नरेटर ने अनिल को कैसे डिस्क्राइब किया, तो सारी चीज़ें बताई, सिंपल भी था, काइंड भी था, इजी गोइंग भी था, आसानी से उसको कोई भी ठग ले, है ना, तो डी नंबर हो जाएगा। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फेयरली सक्सेसफुल हैंड वो किस में था, स्टीलिंग, चुराने में था वो फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब आसानी से सफल हो जाता था हाथ मारने में, स्टीलिंग हो जाएगा। व्हाट प्रॉमिस डिड अनिल मेक टू दी थीफ बॉय, कि चोर से उसने कौन सा प्रॉमिस किया था अनिल ने, तो टीचिंग हिम रीडिंग एंड राइटिंग, उसको रीडिंग और राइटिंग सिखाने का। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप अबव विच अनिल लिव्ड, उस दुकान का नाम क्या था जिसके ऊपर अनिल रहता था, तो जमुना स्वीट शॉप था। आगे देखो, व्हाट डिड अनिल डू टू दी फूड कुक्ड बाय द बॉय फर्स्ट डे, कि उस अनिल कि व्हाट डिड द अनिल डू टू दी फूड, उस भोजन का अनिल ने क्या किया जो उस लड़की ने पहले दिन बनाया था, तो थ्रू इट टू अ स्ट्रे डॉग, उसने एक स्ट्रे डॉग को दे दिया था, फेंक दिया था, आवारा कुत्ते को खिला दिया था। व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग, अनिल जीविका चलाने के लिए क्या करता था, तो रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स, मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखता था। आगे देखें, हाउ ओल्ड वाज अनिल, अनिल कितने साल का था, तो 25 साल का था। आगे देखें, अब अगला है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये H.G. वेल्स ने लिखा, ठीक। पहला क्वेश्चन है ग्रिफिन वाज आ, ग्रिफिन कौन था, एक साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वेंट टू, ग्रिफिन गया था, कहाँ गया था, आइपिंग गया था। मिसेस हॉल वेलकम्ड, मिसेस हॉल ने स्वागत किया था, किसका, ग्रिफिन का किया था।
और अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, एक क्यूरियस एपिसोड माने एक उत्सुक करने वाला एपिसोड कहाँ हुआ था, ऑकर्ड किधर हुआ था, इन स्टडी में हुआ था, अध्ययन में, स्टडी रूम में, स्टडी में, ठीक। तो मिसेस हॉल वाज सेटिस्फाइड दैट, मिसेस हॉल संतुष्ट थी कि हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक, कि वो इससे संतुष्ट थी, सेटिस्फाइड थी कि जो उनका गेस्ट था वो सनकी था। वेयर वाज द थिएटिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड, कि जो थिएटिकल कंपनी थी कि शॉप जो थी वो कहाँ स्थित थी, तो ड्रूरी लेन में थी स्थित, ठीक। आगे देखो, वॉट डू यू मीन बाई द वर्ड हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक्स का शब्द क्या है, तो हिस्टेरिक्स का है एन एग्जैगरेटेड रिएक्शन, एक अतिशयोक्ति वाली प्रतिक्रिया, हिस्टेरिक्स का मतलब। वॉट डिड ही टेक फ्रॉम देयर, कि वहाँ से उसने क्या लिया था, तो उसने बैंडेजेस लिए थे, है ना। वॉट वाज ही वर्किंग ऑन, वो किस चीज़ पर काम कर रहा था, तो मेकिंग ह्यूमन बॉडी इज इनविजिबल, कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाने में काम कर रहा था वो साइंटिस्ट, कि ह्यूमन बॉडी को कैसे अदृश्य बनाया जाए, है ना। तो इसका आंसर है हु, व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन, वो किस चीज़ पर काम कर रहा था, तो ही वाज वर्किंग ऑन मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, है ना। तो व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन, तो ही, तो आंसर हो जाएगा मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, ठीक है। आगे देखो, तो ही वाज वर्किंग ऑन मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, मेकिंग ह्यूमन बॉडी इज इनविजिबल। आगे देखो, ठीक है, ये पांचवा क्या हो जाएगा, मेकिंग व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन, तो बी नंबर आंसर, मेकिंग ह्यूमन बॉडी इज इनविजिबल, ठीक है। आगे देखो जरा, अगला है, हाँ ये हो गया, चलो आगे देखो, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने ये लिखा। तो पहला है एवराइट वाज बॉर्न इन, एवराइट कहाँ जन्मा था, तो इन रीडिंग, ठीक, रीडिंग में जन्मा था। तो रिचर्ड एवराइट बाजा, रिचर्ड एवराइट क्या था, साइंटिस्ट था। तो इट वाज हिज फैसिनेशन, फैसिनेशन माने आकर्षण, फॉर काय के लिए आकर्षण था ये, बटरफ्लाई के लिए आकर्षण, माने तितली वगैरह के लिए, दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसने उसके, मतलब ये काहे का आकर्षण था, जिससे उसके लिए एक अ वर्ल्ड ऑफ साइंस, एक विज्ञान का संसार उसके लिए खुल गया था। तो तितलियों के कारण खुल गया, तितलियों के आकर्षण की वजह से। एट वॉट एज डिड ही इन्वेंट द थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि किस उम्र में एवराइट ने ये थ्योरी खोजी थी कि कैसे सेल काम करते, तो 22 में, 22 वर्ष की उम्र में। आगे देखो, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, कि उसकी माँ ने उसकी कैसे मदद की थी, तो बॉट हिम टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, कि उसकी मम्मी उसके लिए टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप खरीद के दी थी। तो हाउ मैनी स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैड ही कलेक्टेड टिल सेकेंड ग्रेड, कि सेकेंड ग्रेड तक उसने कितनी कलेक्ट कर ली थी बटरफ्लाइज की स्पेसीज को, 25 स्पेसीज को, स्पेसीज माने प्रजातियाँ। वेयर डिड रिचर्ड ग्रीव अप, रिचर्ड कहाँ पला बढ़ा था, तो पेंसिल्वेनिया में। एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, एवराइट ने ग्रेजुएट कहाँ से किया था, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक। नेम एवराइट्स सोशल साइंस टीचर्स, जो एवराइट का सोशल साइंस का टीचर था वो कौन था, तो मिस्टर वेहरर था, ठीक। विच बटरफ्लाई कॉपीड मोनार्चिस टू प्रिवेंट बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, कि कौन सी बटरफ्लाई मोनार्चिस को कॉपी करती थी, टू प्रिवेंट बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, कि चिड़ियों के द्वारा खाए जाने से, है ना। तो वायसरॉय वाली, ठीक। आगे देखो, व्हाट वाज ही, मतलब कौन सी बटरफ्लाई थी जो रोकती थी चिड़ियों का खाए, तो वायसरॉय। व्हाट वाज ही फॉन्ड ऑफ, व्हाट वाज ही फॉन्ड ऑफ इन हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में किस चीज़ का शौकीन था, तो कलेक्टिंग थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करने का शौकीन था। आगे देखो, अगला है, तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन इसके लेखक हैं, है ना। चलो, खाली स्थान एंकरेज्ड एवराइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, किस चीज़ ने एवराइट के इंटरेस्ट को बढ़ा दिया था शिक्षा में,
सीखने में, तो उसकी माता ही ने, हिज मदर। आगे देखो 7वां द नेकलेस, नेकलेस से अब है ये चैप्टर गाय डी मोपासेंट। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन आते हैं, वॉट डू यू मीन बाई द वर्ड डिसमे। डिसमे का अर्थ क्या होता है, तो ऑल ऑफ दी, सब होता है। डिसमे का शॉक भी होता है, सरप्राइज भी होता है और कंसर्न भी होता है, सारी चीज। कंसर्न माने संबंध। वाई डिड सी थ्रू अवे द लेटर, उसने लेटर को क्यों फेंक दिया था, तो ए एंड बी दोनों आंसर है। सी हैड नथिंग टू वियर, उसके पास कुछ पहनने को नहीं था, है ना। और सी हैड नो ज्वेलरी टू कैरी, और ले जाने के लिए भी कोई कैरी करने के लिए भी कोई ज्वेलरी नहीं थी, आभूषण नहीं थे उसके पास। तो ए एंड बी हो जाए इसका आंसर। हु डिड ही रिसीव एन इन्विटेशन फ्रॉम, कि वो कौन था जिससे उसने इन्विटेशन लिया था, मिला था उसको। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज ही प्लानिंग टू डू विद द मनी ही हैड सेव्ड, कि वो उस पैसे से क्या करने की प्लान कर रहा था जो उसने बचाया था। बाय अ गन फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए गन लेना चाहता था। आगे देखो, डिड ही एग्री टू गिव हर दैट मनी, क्या वो उसको वो पैसा देने के लिए राजी हो गया था, तो यस, हाँ। वेन वुड सी बी फॉर होल डे, कि वो पूरा दिन कब रोती रही, तो आफ्टर विजिटिंग हर फ्रेंड, अपने मित्र के यहाँ जाने के बाद वो पूरा दिन रोती रही। व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेम फॉरेस्टियर नेकलेस, मेम फॉरेस्टियर के नेकलेस का एक्चुअल कॉस्ट क्या था, तो 500 फ्रैंक्स था उसका कॉस्ट। मैटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, मैटिल्डा हमेशा रही, कैसी रही, अनहैप्पी रही। हाउ मच लूसेल्स हैड टू स्पेंड टू रिप्लेस द नेकलेस, कि कितने लूसेल्स खर्च करने पड़े। हाउ मच लॉसेल्स हैड टू स्पेंड, कितने खर्च करने पड़े नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, तो 36। रिप्लेस माने होता है लौटाना, उसकी जगह दूसरे लाने के लिए कितने खर्च करने पड़े, 36,000 फ्रैंक, 36,000। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन, द नेकलेस का राइटर कौन है, तो गाय डी मोपासेंट, है ना। आगे देखो, अब इसके बाद आ जाओ भोली, के ए अब्बास ने लिखा ये चैप्टर। तो पहला है क्वेश्चन, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम क्या था, तो सुलेखा था। भोली वाज दी डॉटर ऑफ, डॉटर किसकी डॉटर थी भोली, तो नंबरदार रामलाल की डॉटर थी। हाउ मैनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव, रामलाल की कितनी लड़कियां थी, तो 4 थी। व्हाट पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, गांव में रामलाल की कौन सी पोस्ट थी, तो नंबरदार की पोस्ट थी, नंबरदार। ठीक, रामलाल हैड, रामलाल के थे, कितने बच्चे थे, तो 3 सन्स थी, 4 डॉटर्स थी। व्हाट वाज रॉन्ग विद सुलेखा, सुलेखा के साथ रॉन्ग क्या था, तो सब चीज़ थी। सी हैड ब्लैक पॉक मार्क ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर काले चेचक के दाग थे। और सी वाज अ बैकवर्ड चाइल्ड, एक बैकवर्ड चाइल्ड थी, पिछड़ी लड़की। सी स्पोक विद हॉल्ट्स, रुक रुक के बोलती थी, अटक के। ऑल ऑफ दी अबव, सब चीज़ें थी। एट वॉट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक, कौन सी उम्र में भोली ने बोलना शुरू कर दिया था, तो 5 की उम्र में, 5 की उम्र में। हु वाज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी लड़की कौन थी, तो राधा थी। वाई डिड तहसीलदार कम टू रामलाल्स विलेज, तहसीलदार रामलाल के गांव में क्यों आया था, तो टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गर्ल्स स्कूल, कि गर्ल्स स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में आया था, यानी स्वागत समारोह में, या जब ओप खुलता है वो समारोह में आया था वो तहसीलदार। अगला क्वेश्चन आ जाए, द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा था, सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, उसने कहा था कि मेरी डॉटर्स को, लड़कियों की स्कूल भेजो। आगे देखो, अब आते हैं इनके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जितने चैप्टर उन सबके ट्रू फॉल्स आते हैं। अब ट्रू फॉल्स बताना, पहला है जेम्स हैरियट वाज अ वेटरनरी सर्जन, जेम्स हैरियट एक वेटरनरी सर्जन था, पशु चिकित्सक था, तो ये ट्रू है। ट्रिकी हैज़ बिकम वेरी थिन, ट्रिकी बहुत दुबला हो गया था, नहीं मोटा हो गया था, फॉल्स है। जो इज़ अ कैट, जो है वो कैट है, नहीं। ठीक, आगे देखो फॉल्स। हॉजकिन इज़ द गार्डनर ऑफ मिसिस पंपरे, मिसिस पंपरे का हॉजकिन जो था वो गार्डनर था, ये ट्रू है, माने माली था। ट्रिकी इज़ गिवन नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट एंड ऑल डे ही रैन विद द डॉग्स, कि ट्रिकी को कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया था, अर्थात उसको दवाई नहीं दी गई थी। ऑल डे, पूरा दिन ही रैन विद द डॉग्स, वो कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था, ये ट्रू है। आगे देखो,
द थीव्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड। अगला है रस्किन बॉन्ड की थीव स्टोरी। अब ट्रू फॉल्स बताना। हरी सिंह द थीव इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ये ट्रू है। जो थीव है हरी सिंह वही नरेटर है, कहानी का नरेटर है। अनिल बाज 50 ईयर्स ओल्ड, ये गलत है, फॉल्स है। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, कि लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है, ये ट्रू है। हरी सिंह स्टार्टेड टू वर्क एट अनिल्स हाउस, हरी सिंह ने अनिल के घर में काम करना शुरू कर दिया था, है ना, तो ये ट्रू है। हरी सिंह कुक्ड वेरी टेस्टी फूड फर्स्ट नाइट, कि हरी सिंह ने पहली रात में बहुत अच्छा फूड बनाया था, ये फॉल्स है ना। आगे देखो, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से H.G. वेल्स। पहला क्वेश्चन है इसका, ग्रिफिन इज द साइंटिस्ट इन द स्टोरी, ग्रिफिन स्टोरी में साइंटिस्ट है, ये ट्रू है। ग्रिफिन इज अ ट्रू साइंटिस्ट, ये ट्रू साइंटिस्ट है, नहीं, ये गलत है। मिसेस हॉल, फॉल्स है ये। मिसेस हॉल्स ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, कि हिस्टेरिक्स में जब उनको हिस्टेरिक्स आया तो लगभग वो गिरते गिरते बची, है ना, ऑलमोस्ट फॉल डाउन, तो ये ट्रू है। एट द एंड ग्रिफिन वाज कॉट बाय द कांस्टेबल, अंत में ग्रिफिन को कांस्टेबल ने पकड़ लिया था, ये फॉल्स है, नहीं पकड़ा था। द क्यूरियस एपिसोड अकर्ड इन द स्टडी, स्टडी में क्यूरियस एपिसोड हुआ था, यानी जो मेन एपिसोड है वो कहाँ हुआ था, वो स्टडी में हुआ था, ये ट्रू है। ग्रिफिन कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट, ग्रिफिन ने कैरी आउट माने होता करना, वो एक्सपेरिमेंट किए थे ये सिद्ध करने के लिए दैट की द ह्यूमन बॉडी कुड बी डिसअपियर, कि मनुष्य की बॉडी डिसअपियर हो सकती है, ट्रू है। मिसेस हॉल वाज नॉट कन्विंस्ड, मिसेस हॉल कन्विंस्ड नहीं थी, सहमत नहीं थी, दैट की उनको विश्वास नहीं था, दैट की द रूम वाज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि रूम जो है वो भूतों से भरा है, ये ट्रू है। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट आ जाओ, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने लिखा, इसके ट्रू फॉल्स आते हैं। तो एट द एज ऑफ 22 की अवस्था में एवराइट एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि एवराइट ने साइंटिफिक संसार को, साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया था, उत्तेजित कर दिया था इस बात के लिए, कौन सी थ्योरी देकर, कि कैसे सेल काम करते हैं, तो ये ट्रू है। हिज फादर वाज द ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, कि उसके जो पिताजी थे वो एकमात्र साथी थे जब उन्होंने स्कूल शुरू किया, तो ये फॉल्स है। रिचर्ड एवराइट लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, कि रिचर्ड एवराइट ने साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को खो दिया था, माने उनको वैज्ञानिकता में उनको उत्सुकता नहीं थी, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वेन रिचर्ड एवराइट वाज इन 3rd ग्रेड, जब वो 3री क्लास में थे तो हिज फादर डाइड, ये ट्रू है, तो उनके पिताजी मर गए थे। एवराइट ग्रू अप इन नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया, कि पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग में वो पले बढ़े, तो ये ट्रू है। एवराइट, रिचर्ड एच एवराइट वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, ये फुटबॉल खेलने के शौकीन थे, रिचर्ड एच एवराइट, तो ये ट्रू है। एवराइट वाज ऑल्सो अ चैम्पियन डिबेटर, कि जो एवराइट थे वो चैम्पियन डिबेटर थे, बहस करने वाले थे, एंड पब्लिक स्पीकर थे, अ गुड कैनोइस्ट थे, एंड मतलब नाव चलाने वाले, एंड एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे, और एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर थी, ये ट्रू है। मोनार्क इज अ काइंड ऑफ बटरफ्लाई, मोनार्क जो है वो एक प्रकार की तितली है, तो ये ट्रू है। आगे देखो, नेकलेस चैप्टर गार्डी में मॉपासेंट ने लिखा, इसके ट्रू फॉल्स आते हैं। तो मिसेस फॉरेस्टियर इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी द नेकलेस, मिसेस फॉरेस्टियर जो हैं वो इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट है, माने हीरो हैं, हीरोइन है, मेन कैरेक्टर है यानी नेकलेस की, तो ये ट्रू है। लॉसिल पजेस्ड 18,000 फ्रैंक, लॉसिल के पास 18,000 फ्रैंक थे, तो ये ट्रू है। लॉसिल इज अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट, कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस में लॉसिल एक क्लर्क थी, तो ये फॉल्स है। मैटिल्डा सीम्ड स्टिल यंग आफ्टर 10 ईयर्स, कि 10 साल बाद भी मैटिल्डा जवान दिख रही थी, तो ये फॉल्स है। मिसेस फॉरेस्टियर इज अ फ्रेंड ऑफ मैटिल्डा, कि जो मिसेस फॉरेस्टियर थे वो मैटिल्डा के मित्र थे, तो ये मित्र थी, तो ये ट्रू है, ठीक है। मैटिल्डा सीम्ड स्टिल यंग आफ्टर 10 ईयर्स, कि 10 साल बाद भी वो अभी भी जवान थी, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो मिसेस फॉरेस्टियर इज अ फ्रेंड ऑफ मैटिल्डा, मिसेस फॉरेस्टियर मैटिल्डा की फ्रेंड थी, तो ये ट्रू है।
इट टुक 5 years फॉर मैटिल्डा टू पे फॉर द डायमंड नेकलेस, कि मैटिल्डा को 5 साल लगे डायमंड नेकलेस की कीमत चुकाने में, तो ये फॉल्स है। द नेकलेस वाज मेड ऑफ रियल डायमंड्स, जो नेकलेस था वो वास्तविक डायमंड का था, तो ये फॉल्स है। मिसेस लॉसेल वाज अ लविंग हस्बैंड, मिस्टर लॉसेल वाज अ लविंग हस्बैंड, ये प्यारे हस्बैंड थे, हाँ ये ट्रू है। लेटर पार्ट ऑफ मैटिल्डाज लाइफ, कि मैटिल्डा के जीवन का जो बाद का हिस्सा था, लेटर पार्ट था, बिकेम सैड, वो बड़ा दुख भरा था, ड्यू टू द डायमंड नेकलेस के कारण, तो ये ट्रू है। मैटिल्डा बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, मैटिल्डा ने अपनी मित्र से एक नेकलेस लिया था, उधार लिया था, तो ये ट्रू है। आगे देखो, अब आ जाओ भोली वाला चैप्टर, के आवास। तो भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे इन स्कूल, कि भोली ने अपना पहला दिन स्कूल में एंजॉय किया, तो ये ट्रू है। भोली हैड नो मार्क्स ऑन हर फेस, भोली के चेहरे पर कोई मार्क्स नहीं थे, चिन्ह नहीं थे, तो ये फॉल्स है। रामलाल वाज दी नंबरदार ऑफ द विलेज, गांव का नंबरदार था रामलाल, तो ये ट्रू है। रामलाल हैड 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे थे, तो ये फॉल्स है। 7 बच्चे थे। भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा, सुलेखा भोली का सही नाम था, तो ये ट्रू है। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो यहीं पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।